Okay, welcome to our 11th lecture. हमने राउंड ट्रिपिंग के कंसेप्ट पर चीज़ों को ख़त्म करा था. वी हैव टू बिगिन विद राउंड ट्रिपिंग. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज राउंड ट्रिपिंग. सी, now in case of round tripping, what happens is money actually goes from a country, एक देश से पैसा जाता है, generally through illegal means like Hawala network. Hawala network is a chain of people who help move cash from one place to another without government able to know about it. So in case of राउंड ट्रिपिंग, पहली प्रक्रिया है कि एक देश से कुछ पैसा, मे बी सम बिलियंस ऑफ रुपीज़ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, will move out of the country through Hawala network and reach some destination country, say Mauritius. Now from Mauritius, a fake company would be created and that company would be shown to having been invested in India. ये जो फेक कंपनी क्रिएट हुई है, ये भारत में इन्वेस्टमेंट्स करेगी. इन अ वे जो भारत का पैसा था वो इलीगल मीन से विदेशों में जाता है और फिर अगेन यही कंपनी भारत में इस पैसे को निवेश करती है. एक तरीके से जो पैसा भारत से चला था वही घूमकर लीगल तरीके से भारत में इन्वेस्ट होता है. इट इज़ नोन एज राउंड ट्रिपिंग. नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि ऐसा कोई कंपनी या कोई व्यक्ति इस तरीके से राउंड ट्रिपिंग क्यों करना चाहेगा. वी विल सी इट थ्रू अ मोर एलॉबरेट एग्जाम्पल. Let us see how round tripping actually works. Suppose in India you have a company or a person, say Mr. A. He has some amount of black money, some cash, which he does not want to show in India. What he does, he takes help of Hawala agents and gives, say, his 100 crore rupees to these people. These people, through their network, illegal network, convert it into dollars and make this dollar reach, say, Mauritius. मैं मॉरिशियस ही क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन. नाउ दिस पर्सन मिस्टर ए स्टैब्लिशेज अ फेक कंपनी, जिसे हम बोलते हैं कई बार शेल कंपनी. तो एक शेल कंपनी से कंपनी सी स्टैब्लिश करते हैं मॉरिशस में पूरे लीगल तरीके से कि ये कंपनी सी है. से इट विल मेक सेफ्टी पिन्स, ही सेज सो. ये सेफ्टी पिन बनाने का काम करती है. मॉरिशस में इसे रजिस्टर करवाया जाता है. एक बार मॉरिशस में रजिस्टर हो गई, कुछ सालों बाद मिस्टर ए सेज दैट कि कंपनी सी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है. एक्चुअली में इस कंपनी सी ने 1 रुपए का भी प्रोडक्शन नहीं करा है. इट इज़ जस्ट अ शेल कंपनी, सिर्फ कागजी कंपनी है. नाउ बट ऑन पेपर मिस्टर ए विल से दैट कंपनी सी हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ, से 20 करोड़. तो ये जो हवाला के थ्रू 100 करोड़ लाए गए थे, मॉरिशस में रखे हुए थे, अब वो लीगली बताया जाएगा कि कंपनी सी ने 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न करा है. 20 करोड़. नाउ Mr. A will bring back this 20 crores as foreign investment. Maybe he can bring it as foreign investment कि ये जो 20 करोड़ मेरी कंपनी सी ने मॉरिशस में अर्न करे हैं, अब ये 20 करोड़ मैं भारत में FDI के तौर पर ला रहा हूँ और नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. तो इस तरीके से 20 करोड़ का FDI भारत में दर्शाया जाएगा. एक्चुअली में ये 20 करोड़ भारत से ही चला था, जिसके बारे में सरकार को कोई खबर नहीं थी. फिर बात आता है कि ये जो 20 करोड़ ऑफिशियली शो करा है यहाँ पर मॉरिशस में, इस 20 करोड़ पर क्या मॉरिशस की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी? नो. मॉरिशस हैज़ रूल दैट दे हैव मेड कैपिटल गेन्स टैक्स ज़ीरो. अगर आपकी कोई संपत्ति बेचकर आपको मुनाफा हुआ है
या किसी प्रकार से इनकम पे मुनाफा हुआ है, तो दैट इज़ क्लोज टू ज़ीरो और वेरी नियर ज़ीरो इन मॉरिशस। तो 20 करोड़ ही विल शो कि 20 करोड़ मैंने कमाए हैं सेफ्टी पिन्स बेचकर, और ऑलमोस्ट 0% टैक्स उसे मॉरिशस में देना होगा। नाउ यू विल से कि मिस्टर ए इज़ अ इंडियन, सो इंडियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो आस्क tax from Mr. A on his company established in Mauritius, that is company C. No, Indian government cannot ask tax because Indian government and Mauritius have signed डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसके बारे में हमने कल देखा था। दैट इज़, अगर कोई इंडियन सिटीज़न मॉरिशस में किसी भी प्रकार से रेसिडेंस करता है, उसकी कंपनी रेसिडेंस करती है, तो सिर्फ मॉरिशस गवर्नमेंट को टैक्स मांगने का अधिकार होगा। तो इस 20 करोड़ पर इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट आस्क टैक्स, मॉरिशस गवर्नमेंट कैन आस्क, एंड व्हाट दे आर आस्किंग इज क्लोज टू 0%. That's why we are seeing lots and lots of Indian company are getting registered in Mauritius to take benefits of such hawala transaction and double taxation avoidance agreement. This concept is known as round tripping because the money does a full round trip, that it emanates from country India, goes to Mauritius through illegal means, and through legal means comes back to India in form of various other measures like FDIF. जब कोई एक विदेशी से मॉरिशस की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करेगी, इट इज़ नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडियन rupee or dollar going to Mauritius is through generally illegal methods, हवाला जिसे कहते हैं। Now this round tripping होने का एक बड़ा कारण था कि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया और मॉरिशस में साइन हुआ, उसके बाद मॉरिशस ने अपने टैक्स की दर 0% के आसपास कर दी। तो मोर कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन स्टैब्लिशिंग इन मॉरिशस देन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में तो कैपिटल गेन्स टैक्स कैन रेंज फ्रॉम 20 to 25% XYZ. So that's why this black money kept going to Mauritius and came back to India in form of FDI. That's why if you see the top 2 or 3 list कि कहाँ से भारत में सबसे ज़्यादा FDI आता है, तो you will find very small countries on the top slot like Singapore, like Mauritius. Mauritius is among the top 2 countries which send largest FDI to India. It is because of this round tripping. Fine. Now, what is the solution to such sort of round tripping? कई सालों तक ये खेल चलता रहा and India kept losing taxes. Now government has renegotiated this DTA with various countries, and now India says कि अगर कोई विदेशी कंपनी है, से हमारे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं कि in India Mr. A establishes a company C in Mauritius. This company, जो नए रेगुलेशंस गवर्नमेंट लेकर आई है DTA में अमेंडमेंट के बाद, वो ये है कि अगर इस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब इस कंपनी के जो ओनर्स हैं, इफ़ दे आर सिचुएटेड इन इंडिया, या फिर इस कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है, मैक्सिमम एसेट्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इफ़ दे आर सिचुएटेड इन इंडिया, in that case India will have the right to levy taxation on this company, and yes, Mauritius will also have right. तो इस तरीके से what will happen actually is कि if you are an Indian resident but just to save taxes you are establishing a shell company, सिर्फ एक कागजी कंपनी आप मॉरिशस में establish कर रहे हैं, then you might be liable to pay taxes, क्योंकि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इस कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट रन हो रहा है वो भारत है, इसलिए इंडिया will have the right to levy taxes on such companies. So this place of effective management concept has been brought to overcome the shortness of
double taxation avoidance agreement. So in this manner, foreign such companies having place of effective management in India would be required to pay corporation tax in India. Uh, Please go through the slide I am displaying. I'll pause it for a minute or so. Please have a look at it. While government has made that any company having place of effective management in India needs to pay taxes on its profits, companies have found one another method of saving their taxes. This is known as transfer pricing, and the phenomena that it has resulted in is known as base erosion and profit shifting. Now, what is it? First, I will be explaining it here in the notepad, and then I will display the slides for 2 minutes. So, first try to understand it through notepad, then read the slides. Now, let us see what is this transfer pricing. We will take one example. Suppose that in India we have a FMCG company, Hindustan Unilever Limited, which produces products like Lux and Surf Excel, etc. This Hindustan Unilever Limited has its parents company as Unilever Limited in London. Now, suppose Hindustan Unilever earns a profit of rupees 10. How? It say sources raw material for rupees 2 and sells the Lux for rupees 12. In all, it is earning a profit of rupees 10. इस 10 रुपये पर सरकार हिंदुस्तान यूनिलीवर से भारत सरकार टैक्स मांगेगी. हिंदुस्तान यूनिलीवर वांट्स टू सेव टैक्सेस. क्या कर सकते हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर जो भी 2 रुपये का रॉ मटेरियल भारत से ख़रीद रही थी और उससे 12 रुपये का लक्स बना रही थी. सो व्हाट नाउ हिंदुस्तान यूनिलीवर कैन डू, ये जो 2 रुपये का रॉ मटेरियल भारत में मिल रहा है, ये इसे अपने पेरेंट एंटिटी से शायद ख़रीदने लग जाए. पेरेंट एंटिटी क्या है? यूनिलीवर लिमिटेड लंदन में. अब ये 2 रुपये भारत में जो रॉ मटेरियल ख़रीदा जा रहा था, यही रॉ मटेरियल लंदन से बुलवाया जाए इस कंपनी का यूनिलीवर लिमिटेड, और इस पेरेंट रॉ मटेरियल की में भी कीमत हो 10 रुपये. इस पर 2 रुपये का हिंदुस्तान यूनिलीवर बोल सकती है कि हम मुनाफा जोड़ेंगे और 12 रुपये में हम लक्स बेचेंगे, जैसा कि वो पहले कर रहे थे. यू माइट गेट कन्फ्यूज कि अपना लॉस क्यों करवाएंगे, वो 10 रुपये का रॉ मटेरियल क्यों ख़रीदेंगे. बात यह है कि ये जो 10 रुपये का महंगा रॉ मटेरियल ख़रीदा जा रहा है, ये पैसा तो घर में ही जा रहा है, क्योंकि पेरेंट कंपनी इज़ यूनिलीवर लिमिटेड. तो अपनी है पेरेंट को ज़्यादा पैसा देकर रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, 2 रुपये उस पर बोला कि हमने मुनाफा जोड़ा, और 12 रुपये में लक्स बेचा जो कि पहले बेच रहे थे. नाउ ये 2 रुपये के मुनाफे पर ही अब भारत सरकार इस पर टैक्स लगा सकती है. पहले 10 रुपये के मुनाफे पर लगाया जा रहा था, अब 2 रुपये के मुनाफे पर टैक्स लगाया जाएगा. ऑफ कोर्स 10 रुपये के मुनाफे पर भारत सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलता, 2 रुपये के मुनाफे पर भारत सरकार को कम टैक्स मिलेगा. तो व्हाट एक्चुअली हिंदुस्तान यूनिलीवर इन दिस एग्जाम्पल हैज़ डन इज़ दे हैव शिफ्टेड देयर प्रॉफिट. जो 10 रुपये का पहले भारत में मुनाफा हो रहा था, अब ये मुनाफा कहाँ शिफ्ट कर देंगे? यूनिलीवर लिमिटेड लंदन को, क्योंकि इससे महंगा रॉ मटेरियल ख़रीदा है. तो अब यूनिलीवर लिमिटेड लंदन को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा. हो सकता है लंदन में टैक्स का रेट कम हो और यूनिलीवर लिमिटेड को ज़्यादा मुनाफा होगा, तो कम टैक्स देना होगा. ऐसी ही स्थिति भारत के केस में नहीं है,
क्योंकि भारत में उन्हें शायद ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने अपना मुनाफा लंदन शिफ्ट कर दिया। नाउ इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि कंपनीज़ ने अपना बेस इरोड कर दिया। बेस क्यों इरोड कर दिया? क्योंकि टैक्स कभी भी बेस पर लगता है। जैसे पहले 10 रुपए के बेस पर टैक्स लग रहा था, अब 2 ही रुपए के बेस पर टैक्स लगेगा। तो बेस इरोड हो गया और प्रॉफिट शिफ्ट हो गया लंदन में। इसी को हम बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और इसके लिए जो मेथड अपनाई गई वो थी ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अभी ट्रांसफ़र प्राइसिंग मतलब जब दो रिलेटेड एंटिटी, हमारे एग्जांपल में हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनिलीवर लिमिटेड, जब दो रिलेटेड एंटिटी आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, वो जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन करते हैं उसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग हुआ है, 10 रुपए का रॉ मटेरियल ख़रीदा गया, ये वन हैंड डिस्टेंस पर नहीं हुआ है, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस पर नहीं हुआ है। आर्म्स लेंथ मतलब दूरी से नहीं हुआ है, ये एक दूसरे के कान में कानाफूसी करके हुआ गया है। वाई आई एम सेइंग सो इज़ दैट यूनिलीवर नोज़ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नोज़ कि ये 2 रुपए का रॉ मटेरियल है, हम यूनिलीवर से 10 रुपए में ख़रीद रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमें भारत में कम टैक्स देना होगा, तो इन्होंने आपस में साठ-गांठ करके इस प्राइस पर अराइव हुए हैं। इस तरीके से जब दो आपस में जुड़ी हुई एंटिटीज़ प्राइस मैनिपुलेट करके ट्रांजैक्शन करती हैं, हम उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अगर भारत सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस प्रकार से किसी भी प्रकार की ट्रांसफ़र प्राइसिंग का अंदेशा होता है, देन इट लीड्स टू कोर्ट केसेस एंड गवर्नमेंट कैन क्लेम कि आपने BEPS का फ़ायदा उठाने के लिए, अपना बेस इरोड करके प्रॉफिट अपने पेरेंट को शिफ्ट करने के लिए ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग जिस भाव पर करी है, ये उचित मार्केट भाव नहीं है, एंड गवर्नमेंट कैन क्लेम रिकवरीज फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन। इस तरीके से कोर्ट केसेस में बढ़ोतरी संभव है। कोर्ट केसेस ज़्यादा ना बढ़ें, इसलिए जब भी दो आपस में रिलेटेड एंटिटीज़ एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करेंगी, इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ केम आउट विद द आइडिया ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट APA, कि जब भी दो रिलेटेड एंटिटीज़ का आपस में ट्रांजैक्शन हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी साथ में बैठे और किस भाव पर ट्रांजैक्शन हो रहा है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता हो, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि फेयर प्राइस पर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो टू सेव टैक्सेस टू रिकवर प्रॉपर टैक्सेस, government has came up with this idea of advanced pricing agreement. Now I'll be moving towards slides. Please pause the video for 2 minutes. There will be 2 slides coming up. Please pause the video and have a look at these slides. So this is it about the various tax concepts. एक indirect tax, which is the most important reform done after independence, उस पर बात करना बाकी है, वो हम next lecture में देखेंगे, that is GST. So in next lecture we will see GST.